इससे पहले वाली जो क्लास थी ना उसमें आपको सुनिए तरंगदैर्घ्य, आयाम, आवृत्ति, मतलब इस तरह से जितना भी था आपको हम बता चुके हैं। और आज आप पढ़ने वाले हैं ये 3 टॉपिक। इट इज अ पार्ट्स ऑफ साउंड। ये भी क्या है, आपका साउंड का एक हिस्सा है। और आज हम लोग ये जानेंगे कि कोई भी तेज रफ्तार से अगर वस्तु चलती है तो उसके कारण आसपास का जो क्षेत्र होता है उसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, हलचल उत्पन्न हो जाता है। या कोई व्यक्ति जो है वो बहुत तेज बोलता है और कोई व्यक्ति जो है बहुत स्लो बोलता है, तो उसके पीछे रीजन क्या है। ये 2 चीज। और तीसरा चीज हम लोग ये जानेंगे कि ध्वनि का परावर्तन कैसे होता है, यानी कि जो ध्वनि हम एक बार बोलते हैं दोबारा हमको सुनाई दे देता है, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो ये 3 चीजें हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे सोनिक बूम। सोनिक बूम, देखिए सोनिक बूम क्या होती है इसको आप समझिए कि अगर कोई भी वस्तु जनरली वो वस्तुएं होती है जिसकी स्पीड प्रकाश के स्पीड से अधिक या होकर पैरेलल, उससे अधिक या उसका पैरेलल था। अगर आप प्रकाश की बात कीजिएगा तो जो प्रकाश की चाल होती है, सॉरी ध्वनि, प्रकाश नहीं, ध्वनि की जो चाल होती है उस ध्वनि के चाल से अधिक या उसी के चाल के बराबर किसी वस्तु की गति कर दिया जाए, किसी वस्तु की गति को कर दिया जाए, तो उस गति को यानी कि उस स्पीड को हम लोग बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड बोला जाता है। और उस चाल के कारण जो ध्वनि उत्पन्न होगी उस ध्वनि को बोलते हैं सोनिक बूम। समझ में आ रही बात। उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सोनिक बूम और उसकी चाल को सुपरसोनिक स्पीड। याद रखिएगा इस स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपरसोनिक स्पीड। यानी कि बताइए तो एक चीज समझिए कि आप नॉर्मल बताइए कि आप साइकिल चला करके सुपरसोनिक स्पीड उत्पन्न कर सकते हैं? कभी नहीं। आप ध्वनि के साउंड से, ध्वनि के जो साउंड है उसकी चाल से आप साइकिल की चाल चला सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो नहीं कर सकते हो उससे नहीं। हाँ, लड़ाकू विमान जो होता है ना वो भयंकर स्पीड में चलता है, जैसे राफेल। तो राफेल की आप बात कीजिएगा ना, तो राफेल जब आया था तो याद कीजिएगा कि उसका ट्रायल वही हुआ था। तो वहां जो ट्रायल किए थे ना, याद कीजिएगा कि जब ये उस समय गए हुए थे, ये आपका जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, तो जो राजनाथ सिंह है ना वो सफर किए थे उस राफेल में बैठ करके। तो राफेल में बैठ करके उनको पूरी सेफ्टी दिया गया था, उसका पायलट वगैरह भी था। और उसकी जो स्पीड थी ना राफेल का, वो सुपरसोनिक स्पीड थी। तो सुपरसोनिक स्पीड कहने का मतलब कुछ ही कि जितना आप बोल रहे हैं ना, जिस स्पीड से आपको सुनाई दे रहा है उसी स्पीड से वो वस्तु भी उड़ रही थी, उसकी चाल भी उतना ही थी। तो उसकी चाल को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक स्पीड। तो जो लड़ाकू विमान होते हैं ना, लड़ाकू विमान, वो सबके सब आपका क्या उत्पन्न करते हैं, सुपरसोनिक स्पीड उत्पन्न करता है। या जो बंदूक से जो गोली छूटती है वो गोली का भी जो चाल होता है वो सुपरसोनिक स्पीड कहलाएगा। लेकिन बताइए कि क्या गोली छूटेगी तो वो आवाज नहीं करेगा? तो जब वो आवाज करेगा ना तो उसकी आवाज को हम लोग बोलेंगे सोनिक बूम। उसकी आवाज को क्या बोल देंगे, सोनिक बूम। जैसे राफेल चलेगा तो राफेल उड़ेगा तो बताइए तो उड़ने के दौरान क्या आवाज नहीं करेगा? आवाज करेगा और उसकी आवाज को सोनिक बूम कहेंगे। और उसकी आवाज से एक तरंग उत्पन्न होती है। उसकी आवाज से क्या होती है, एक तरंग उत्पन्न होती है। जैसे आप पानी में डालिए कंकड़, तो कंकड़ डालिएगा तो क्या हलचल उत्पन्न नहीं होता है? तो उड़ेगा ना, तो उड़ने की वजह से उसके साउंड निकलेगा और साउंड की वजह से एक तरंग आएगा। तो उस तरंग को हम लोग बोलेंगे प्रघाती तरंगे या शॉक वेव। शॉक वेव ये इतना खतरनाक वेव होता है कि अगर इस रूम में अगर कर दिया जाए तो इतना भयंकर उत्पन्न होता है कि इसकी दीवार तक को गिरा सकता है। इतना भयंकर होता है। इसीलिए आप कभी कभी सुने होंगे कि घर में बहुत खतरनाक डीजे यानी बॉक्स वाला जो होता है ना, उसको तेज वॉल्यूम में नहीं बजाया जाता है। तो इसलिए नहीं बजाया जाता है कि उससे जो तरंग उत्पन्न होता है वो कौन सा हो जाता है, शॉक वेव हो जाता है। तो शॉक वेव में इतना भयंकर क्षमता होता है, इतना भयंकर होता है कि अगर आपके घर में नॉर्मल खिड़की शीशा लगा हुआ है तो उसको तोड़ सकता है, इतना ज्यादा होता है। कभी कभी सुने हो कि इतना कस के चिल्ला रहा है जिससे लगता है दीवार गिरा देगा। तो दीवार गिराने की बात कर रहा है ना, तो इसका मतलब है कि कौन से किसकी बात कर रहा है, शॉक वेव की बात कर रहा है। तो शॉक वेव क्या होती है आपको पता है
इस तीनों में रिलेशन आपको पता चल गया कि अगर प्रकाश के स्पीड से अगर कोई वस्तु चलती है तो उसकी स्पीड को क्या, बार बार हमको साउंड लाइट आ जा रहा है, साउंड याद रखिएगा, साउंड के स्पीड से अगर किसी वस्तु की स्पीड चल रही है तो उसके स्पीड को क्या बोलेंगे, सुपरसोनिक स्पीड। और इस स्पीड के कारण जो ध्वनि उत्पन्न होगी उसको सोनिक बूम। और ये ध्वनि इतना घातक होती है कि ये क्या उत्पन्न कर देती है, प्रघाती तरंगे, जिसको शॉक वेव कहते हैं। और इस शॉक वेव के कारण क्या होता है, शीशा खिड़की वगैरह जो होता है टूट जाता है, शीशा वगैरह क्या हो जाता है, टूट जाता है, शीशा टूट जाता है, टूटना, शीशा का टूटना, ये सब इसका देन है, किसका, प्रघाती तरंगे का। क्योंकि ये आपका क्या होता है, क्षीण, मतलब बहुत ज्यादा तीक्ष्ण होती है, यानी शार्प होती है, और बहुत ज्यादा परवल होती है। और ध्वनियां परवल क्या होती है, तीक्ष्ण क्या होती है, इसको भी हम आपको समझा देते हैं। जैसे देखिए ध्वनि आप देखिएगा तो हम बोल रहे थे मेरा साउंड कुछ और है, आप लोग बोलिएगा आपका साउंड कुछ और होगा, इसको अगर हम बजाते हैं तो इसका साउंड कुछ और है। तो हर एक चीज का आप देखिएगा ध्वनि अलग अलग रहता है। ध्वनि जो अलग अलग निकलता है उसके पीछे का मेन कारण क्या होता है, तो ध्वनि अगर मोटा और पतला, देखिए ध्वनि मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, तेज हो सकता है, स्लो हो सकता है, यह हो सकता है। तो अगर ध्वनि किसी का एकदम पतला है, जैसे लड़की लोग, तो लड़की लोग के तुलना में हम लोग का ध्वनि क्या होता है, मोटा होता है। तो हम लोग का जो ध्वनि निर्भर करता है मोटा पतला, वो टोटली निर्भर करता है तारतम्य पर, यानी पिच होता है, ठीक है। और पिच क्या होता है ये भी हम आपको बतलाते हैं, याद रखिएगा कि तारतम्य यानी कि पिच। तो आप देखिएगा म्यूजिक प्लेयर बजाइएगा ना तो मोबाइल में एक ऑप्शन देता है पिच का, तो पिच आप कम बेसी कीजिएगा तो कभी कभी पिच एकदम लो कर दीजिएगा तो बूढ़ा ऐसा बजे लगा करने लगेगा भयंकर। और उसको अगर कर दीजिएगा तेज ना तो बहुत ऐसा बोलेगा ना जैसे लगेगा कि एकदम, आप सुन लीजिएगा उसको। तो याद रखिएगा कि तारतम्य पर क्या निर्भर करता है, तो याद रखिएगा कि तारतम्य पर निर्भर करता है हमारे साउंड का पतला और मोटा होना, कि हम बोल रहे हैं तो कितना भारी बोल रहे हैं और कितना मतलब स्वीट बोल रहे हैं। तो ये टोटली निर्भर किस पे करता है, तारतम्य यानी पिच पर। तो लड़कियां के पास जो तारतम्य होता है ना वो नहीं, मतलब कम होता है, लड़कों की तुलना में कम होती है, तो याद रखिएगा। और ये तारतम्य जो निर्भर करता है किस पे करता है, आवृत्ति पर। और आवृत्ति किसको कहते हैं हम आपको बता दिए हैं कि आवृत्ति किसको कहते हैं, आप बताइए तो। एक मिनट, हाँ सही है, 1 सेकेंड में कई बार डोल जा रहा है। तो जिसकी आवृत्ति जितना अधिक होगी उसकी तारतम्य उतना अधिक होगा, और जिसका तारतम्य जितना अधिक होगा उसका साउंड उतना भारी होगा। जैसे हम लोग, तो हम लोग का जो साउंड होता है ना वो थोड़ा सा क्या होता है, भारी होता है। तो हम लोग का पिच हाई होता है, और पिच निर्भर किस पे करता है, वो निर्भर करता है आवृत्ति पर। तो पिच यानी कि मोटा पतला, आप समझ गए कि क्यों होता है ध्वनि। और दूसरी बात परवलता, देखिए लाउडनेस और ये तारतम्य यानी मोटा पतला होना और परवलता होना दोनों अलग चीजें होती है। जैसे इसमें आपको देखिएगा कि परवलता भी आया है। तो परवलता का मतलब है कि कितना भयंकर यानी कितना कस के बोल रहा है और कितना स्लो बोल रहा है। तो लड़का के तुलना में लड़कियां थोड़ा धीरा बोलती है, यानी कि उसकी साउंड क्या होता है, साउंड की परवलता कम होती है। तो देखिए जो साउंड की परवलता है दो चीजों पर निर्भर करती है। अगर हम सुन रहे किसी चीज को तो हमारे अंदर में जो सुग्राहिता होती है उस पर भी निर्भर करता है, क्योंकि एक बहिर आदमी के सामने आप कितनों कस के बोलिएगा तो नहीं सुनेगा, लेकिन हमको कोई धीरू बोलता है तो सुना जाता है। भयंकर सुग्राहिता है मेरे में। तो यहाँ पास देखिएगा तो क्या हो जाता है, निर्भर करता है कान के अथी पे। लेकिन अगर बाहर वाला चीज में सुग्राहिता में किसी चीज को ग्रहण करने की क्षमता है, संवेदन क्षमता है, कितना जल्दी आप किसी चीज को संवेद कर रहे हैं, यानी कि समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो यहाँ पर सुग्राहिता परवलता जो है दो चीजों पर निर्भर करती है। एक सुग्राहिता यानी कि हमारे अंदर में होती है, और एक परवलता उस पर निर्भर करती है जिससे उत्पन्न होता है। जैसे आप देखिए ध्वनि उत्पन्न होता है तो आप नॉर्मली आप समझिए कि ध्वनि बजाने वाला क्या होता है, माइक होता है, माइक जो नहीं बजाता है, और एक बॉक्स होता है। तो बॉक्स का आवाज ज्यादा दूर नहीं जाएगा, लेकिन उसके ऊपर पर चार चोंगा बांध दीजिए ना तो चरकोपा पहुंचा देगा। अब बताइए तो कि क्या चरकोपा पहुंचा देगा, ऐसे ही ओकरा में देखिएगा ना तो उसकी जो परवलता की अगर बात कीजिएगा, लाउडनेस की बात कीजिएगा, तो उसके अंदर में जो आयाम होता है ना, आयाम वो अधिक उत्पन्न कर देता है। इसीलिए देखिएगा कि जो तेज बोलेगा ना, तेज जैसे चोंगा, तो
आकृति देखिएगा तो कुछ दोना टाइप का होगा, मतलब यहाँ पर धीमा रहेगा मतलब पतला, और बाद में जाके फैलेगा। तो जितना लंबा रहेगा ना, जितना लंबा रहेगा उसका स्पीड बहुत ज्यादा, उसका मतलब ये कह सकते हो कि जो रेंज है दूर जाने का बहुत दूर तक जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि छोटे को रहेगा, जैसे उसको बाहर से आती है खोल दीजिए, उसका जो लंबा होता है आप चोंगा देखिएगा तो इस तरह से ऐसे मेन स्पीकर एक में ऐसे रहेगा, ऐसे। तो ये जितना बड़े को रहेगा उतना दूर जाएगा। लेकिन एकरे को खोल दे, खाली ई वाला के रखे, बजावेगा तो जाके किचिर किचिर करते रहेगा, नहीं सुनाई देगा सही। लेकिन इसको जैसे ही रोक मतलब लगाइएगा ना तो भयंकर आवाज देता है। तो मेन ई डिपेंड करता है कि ये आपका कैसा है। अगर ये बहुत अच्छा है तो आवाज बहुत दूर तक जाएगा। तो ये निर्भर करता है कि आयाम पर, क्या है आयाम, कितना ज्यादा आपकी ध्वनि का आयाम है। तो याद रखिएगा कि प्रबलता यानी लाउडनेस जो है, यानी कि लाउडनेस का मतलब धीमा अथवा तेज जो आवाज होती है किस पे निर्भर करती है, तो ध्वनि के आयाम पर निर्भर करती है। और ये भी निर्भर करती है कि बहिर है कि बकाल है। यानी बहिर समझ में आ रहा है, कम सुनेगा तो कितना चुंगो से हटा दोगे तो नहीं सुनाई देगा। तो वो निर्भर करता है उसकी सुग्राहिता पर। तो याद रखिएगा कि ध्वनि निर्भर दो चीजों पर करती है, लाउडनेस एक सुग्राहिता पर, एक आयाम पर। दूसरी बात, आप ध्वनि का परावर्तन समझिए क्या होता है। आप इसको समझने के लिए आपको जाए पड़ेगा प्रकाश में, और क्लास 8 से आप पढ़ते आ रहे हैं प्रकाश का नियम, प्रकाश परावर्तन का नियम। तो आपको ये बताया गया होगा कि प्रकाश परावर्तन के 2 नियम है, और वो कौन कौन है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पे आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम था कि आई और बराबर आर, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो अगर वो क्लियर है तो आपको ध्वनि का परावर्तन क्लियर होगा, क्योंकि ध्वनि का परावर्तन टोटली फॉलो करता है लाइट परावर्तन के नियम को। लाइट परावर्तन के जो नियम है वही नियम को भी फॉलो करता है। लेकिन उसमें ध्वनि परावर्तन में क्या था कि अगर हम यहाँ पास खड़े हैं, यहाँ अगर हम मिरर रखे है ना, तो इससे लाइट टकरा करके वापस जाता था। लेकिन इसमें क्या होगा कि ध्वनि टकरा करके वापस जाएगा। जैसे ऐसे हम बोल रहे हैं अभी तो हमारा साउंड कुछ और जा रहा होगा, लेकिन ऐसे करके बोलेंगे ना तो आवाज कुछ और आ रहा होगा, अलग आ जाएगा। तो अलग आने का मतलब समझ आ रहा है, जैसे ऐसे करके बोल रहे हैं ना तो ये मेरा आवाज चेंज होगा। लेकिन इसी तरह से अगर ऐसे बोलेंगे ना तो आवाज चेंज होगा। इसका पीछे का लॉजिक क्या है कि अगर ऐसे करके बोल रहे हैं तो मेरा साउंड टकरा करके वापस आ जा रहा है, मेरा साउंड टकार करके वापस आ जा रहा है। लेकिन जब ऐसे करके बोल रहे हैं तो साउंड टकार करके वापस नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो क्लीन जाएगा, लेकिन ऐसे करके बोलेंगे तो क्लीन नहीं आता है। तो यहाँ क्या कहता है कि परावर्तक सतह से, परावर्तक सतह उसको कहते हैं जो टकरा करके वापस भेज देंगे। तो परावर्तक सतह से ध्वनि को टकार करके, यानी कि परावर्तक सतह से टकरा कर ध्वनि को वापस लौटना वो आपका क्या कहलाता है, ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि जो आप वापस सुनाई पड़ेगा ना उस ध्वनि को बोलते हैं प्रतिध्वनि। तो आपसे पूछ सकता है कि ध्वनि प्रतिध्वनि क्यों उत्पन्न होता है, तो ध्वनि के परावर्तन के कारण। जैसा आप कुआं में आप चले जाइए, कुआं में एक बार बोलिएगा ऐसे करके मंगरुआ है रे, तो दोबारा बोलेगा मंगरुआ है रे, दोबारा बोल देता है कुआं में से। तो वहां पर याद रखिएगा, वहां पास आपको वो जो ध्वनि आपको दोबारा सुनाई दे रहा है ना, तो इसके कारण, तो वो परावर्तन के कारण। लेकिन वो परावर्तन जो हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, तो प्रतिध्वनि, यानी कि जो आपको वापस ध्वनि सुनाई देगा कान तक, उस ध्वनि का नाम क्या कह रहेगा, प्रतिध्वनि। यानी अंग्रेजी में इसे बोला जाता है इको। आप देखिए कहीं फंक्शन होते रहता तो माइक ले रहता तो नहीं बोलता ऐसे देखो, बोला हेलो तो उधर बचा हेलो 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 4 बार बोल देगा, तो वो जो 4 बार सुनाता है वो इको होता है। वो क्या होता है, इको होता है। और इको जो ध्वनि होता है वो निर्भर करता है कि आपके जो रूम है वो कितना चिकन है, कितना रुखर है। अगर रूम बहुत ज्यादा एकदम टाइल्स वाला है तो ध्वनि बहुत ज्यादा परावर्तित करेगा। लेकिन अगर बिना प्लास्टर वाला दीवार है तो उसमें इको नहीं होगा, क्योंकि वो क्या करेगा, ध्वनि को ऑब्जर्व कर देगा। जैसे इस रूम में देखिए ध्वनि इको नहीं होगा, ध्वनि इको नहीं होगा। इसी चीज को आप देखिएगा तो ध्वनि अगर बार इको समझ में आ गया किसको कहते हैं, जो ध्वनि परावर्तन के बाद हमें सुनाई दे उसे इको कहते हैं। लेकिन वही परावर्तन 2-3 बार हो जाए, 2-3 बार हमारे
मतलब 2-3 बार परावर्तित हो जाए। जैसे यहाँ लाइट है तो यहाँ से एक बार ध्वनि यहाँ से हम भेज दिए, एक बार यहाँ से यहाँ परावर्तित हुआ, फिर यहाँ से यहाँ हुआ, फिर यहाँ से हुआ, तो देखो तो 2-3 बार परावर्तित हो रहा है। तो जब 2-3 बार परावर्तित हो जाए तो उससे हम लोग बोलते हैं बहुलित परावर्तन। बहुलित परावर्तन। अब बहुलित परावर्तन का उदाहरण क्या क्या चीज है, तो आप देखिए स्टेथोस्कोप, डॉक्टर देखिएगा आपको बुखार उखार सॉरी बुखार धड़कन उड़कन अगर नापना रहेगा तो एगो लगा देता है ऑल ऐसे और कानवा में सुनता है, तो वो जो होता है स्टेथोस्कोप होता है और वो आपके धड़कन को सुनता है। समझ आ रहा है धड़कन, समझिए। तो यहाँ पर स्टेथोस्कोप काम समझ आ रहा है किस चीज पे काम करता है, तो बहुलित परावर्तन पे। हॉर्न जो गाड़ी उड़ी सीटी मारता है सीटी, वो भी क्या होता है आपका बहुलित परावर्तन होता है। अगर बहुलित परिवर्तन नहीं ना होगा तो दूर तक आपको नहीं सुनाई देगा। जैसे हम बोल रहे हैं तो यहाँ बहुलित परावर्तन नहीं हो रहा है, तो बहुलित परावर्तन नहीं हो रहा तो दूर तक नहीं सुनाई देगा। लेकिन जो हॉर्न होता है मारोगे यहाँ से कम मतलब 1 किलोमीटर से ज्यादा तक सुनाई देगा। तो 1 किलोमीटर हम लोग बोलेंगे तो सुनाई दे देगा नहीं, तो वहां पास जेकरा बहुलित परावर्तन होगा उसमें क्या होगा, दूर तक के सुनाने की क्षमता होती है। हॉर्न, बिगुल, अब हिसिल मारिए पूरा भयंकर आवाज करता है, या लाउड स्पीकर, जैसे ये देखिए लाउड स्पीकर है, तो ये सब के सब किसका उदाहरण है, बहुलित परावर्तन का। तो आपसे 1 नंबर के सवाल पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक बहुलित परावर्तन के नियम का पालन करता है या बहुलित परावर्तन के नियम पर आधारित यंत्र है। तो आप ऐसा जहां भी देखिए उस पर टिक लगा दीजिए। तो ये होता है बहुलित परावर्तन, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम लोग को आगे जो पढ़ाई करना है उसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे और इसको आप राइट कीजिए।